देखिए, today's topic is exponential distribution. A continuous random variable capital X is said to follow an exponential distribution, also called as negative exponential distribution. ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास में जो भी फंक्शन आपका जो डिफाइन हो रहा है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास में जस्ट अ मिनट, इस फंक्शन में हमारे पास में जो फंक्शन आपका यूज हुआ है, इस फंक्शन के अंदर मेरे पास में लैम्डा ई टू द पावर क्या है, माइनस है, नेगेटिव साइन आ रहा है ना, इस नेगेटिव साइन की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एज नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। ठीक है, इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय, जो एफ ऑफ एक्स होगा, यदि आपको वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या हो, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। लैम्डा जो है कांस्टेंट पैरामीटर है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में या तो दे सकता है या फाइंड आउट करवाने के लिए कंडीशन दे सकता है। इज इट क्लियर? तो ये डेफिनेशन याद रह जाएगी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, रह जाएगी क्या? Yes, ma'am. Yes. The above given is probability density function f of x is always, यहाँ पे भी वही आपके दो पैरामीटर, दो आपके प्रिंसिपल आपके फॉलो होंगे। फर्स्ट वन इज f of x आपका क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f of x dx जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करोगे। यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास x किस में दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो लिमिट क्या रह जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट। आपका ये 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स dx रह जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ फंक्शन क्या है, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट, लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू है, ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स हो गया। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा तो बाहर चला गया, यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया था तो लैम्डा क्या है, एज ए कांस्टेंट है, तो माइनस लैम्डा आपका बाहर चला जाएगा, लिमिट लगेगी 0 टू इनफाइनाइट। ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, कंप्लीट इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे क्या देगा, -1 आपका देगा। साथ में यहाँ पे आपके लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई टू द पावर 0। माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो टेंस टू 0 होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 जब आपका -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या देगा, 1 देगा, हेंस प्रूव। इज इट क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट देखिए इसका क्या निकलते हैं, मोमेंट टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मीन और वेरिएंस निकालते हैं। मेन आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और ये चीजें हैं। तो यहाँ पर mxt कैलकुलेट करना है। mxt कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, mx ऑफ t विच इज इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर tx, यही होता है क्या, है ना। और एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम किससे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन जो भी आपकी लिमिट्स रहेंगी, यहाँ मेरी 0 टू इनफाइनाइट है तो एज इट इज रहेगा ये फंक्शन e टू द पावर tx, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x, f ऑफ x है ना, dx ये बनेगा। लैम्डा कांस्टेंट था, बाहर चला जाएगा, यहाँ e की पावर जो है आपका बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो ये लैम्डा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस, दोनों में से कॉमन लोगे और x भी आपका कॉमन है तो ये बाहर चला गया, यहाँ कितना रह गया, लैम्डा माइनस t। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या? No, ma'am. इसको बनाओगे तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस लैम्डा माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस टी, ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। लिमिट लगेगी 0 टू इनफाइनाइट, जैसे यहाँ लगी थी तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आई है तो यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब इसकी लिमिट पुट करोगे तो e टू द पावर इनफाइनाइट आपका 0 हो जाएगा और e टू द पावर 0 इज 1 रहेगा, तो वो आपका प्लस साइन देगा, तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या देगी, लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस टी। किसी को कोई डाउट? यहाँ ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये लैम्डा जो है वो ऑलवेज क्या हो, ग्रेटर देन टी की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है वेयर लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी, तभी आपको ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ये तो मेरा मोमेंट था, मोमेंट हमने निकाले। अब क्या निकालना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लिया हमने, अब हमें क्या निकालना है, मोमेंट्स निकालने हैं। मोमेंट्स के लिए फॉर्मूला होता है म्यू आर डैश विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, यही होता है क्या, टी एक्स की जगह एक्स टू द पावर आर लिखेंगे, सॉरी ये अपना रहेगा
म्यू आर विच इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर आर। इस तरह से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हम। एम एक्स टी का डेरिवेटिव कहाँ निकालते थे हम, जब हमारे पास में डिस्क्रीट होता था। अब हमारे पास में क्या है, आपका ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर आर रहेगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपका फंक्शन में डिफाइन है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्स टू दी पावर आर लगेगा जो आपका यहाँ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, लेमडा ई टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स दिया हुआ है, और ये आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। लेमडा कांस्टेंट था, बाहर चला जाएगा, तो ये लेमडा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर आर ई टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स dx। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये म्यू आर डैश की वैल्यू आ गई। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। नो e टू मैम। द पावर माइनस यू और u टू द पावर n माइनस वन डी यू यदि गिवन हो, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो, यहाँ क्या है, x टू द पावर r है, लेमडा मेरा बाहर चला गया है ना, यहाँ e टू द पावर माइनस लेमडा x है, तो ये e टू द पावर माइनस यू होता है ना, और ये e टू द पावर माइनस लेमडा x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेमडा x को कोई वेरिएबल का नाम दे देते हैं y(x), लेमडा x को नाम दे देते हैं y। ठीक है, तो जब y पुट करोगे तो ये e टू द पावर माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये e टू द पावर माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ से dy यदि निकालते हो, dy इक्वल टू, तो लैम्डा एज इट इज रहेगा, ये dx रहेगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dx की चाहिए, तो लैम्डा आपका यहाँ आ जाएगा, तो dy डिवाइडेड बाई लैम्डा आएगा। आएगा क्या, अरे dy अपॉन लैम्डा आएगा क्या, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म ऑफ y, तो लैम्डा y अपॉन लैम्डा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x यदि 0 है तो y भी 0 होगा, और x यदि टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो y भी आपका इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसे बनाओगे तो यहाँ कितना था, x की पावर r था, तो यहाँ x की पावर r करोगे तो यहाँ पे भी पावर r जाएगी, तो ये 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर r बाहर चला गया। इसमें किसी को कोई डाउट, अरे इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। इंटीग्रेशन कर रहा है वो, यहाँ पे रिप्लेसमेंट ही किया है, y इक्वल टू लेमडा एक्स से, और dy इक्वल टू लेमडा dx से आपका किया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट हो गया। x टू द पावर r है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या लिखोगे, y अपॉन लेमडा होल टू द पावर r हो जाएगा। ठीक है, लेमडा ऑलरेडी आपके पास गिवन है, e टू द पावर माइनस आपका कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ dx की जगह क्या आ जाएगा, dy अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ये वाला लैम्डा बाहर जाएगा, तो ये 1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर आर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट y टू दी पावर आर e टू दी पावर माइनस y, और यहाँ हो जाएगा dy। अब इसमें किसी को कोई डाउट, यही चीज लिखी हुई है देखिए, ठीक है क्या? यस मैम। और मेरा जो गामा फंक्शन होता है, गामा n इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस यू और u टू द पावर n माइनस वन डी यू होता है, तो यहाँ n माइनस वन होना चाहिए, e टू द पावर माइनस यू तो है, लेकिन आपका u की पावर n माइनस वन नहीं है, तो यहाँ प्लस का वन और एक माइनस का वन करोगे तो ये मेरा किसकी तरह बिहेव करेगा, n की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जो यहाँ पे इसने बनाया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा r प्लस वन लिख सकते हैं क्या? और गामा n की वैल्यू जो होती है वो आपका सॉरी, गामा n प्लस वन जो होता है वो मेरा कितना होता है, फैक्टोरियल n होता है। मेरे पास यहाँ कितना आ रहा है, गामा r प्लस वन आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल r की फॉर्म में लिख सकते हो। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट, समझ में आ गई, कैलकुलेशन समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट चलते हैं, आपका यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है, म्यू आर निकाल लिया, म्यू आर डैश निकाल लिया, मुझे म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आर इक्वल टू सेट करोगे, आर इक्वल टू वन सेट करते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू वन डैश क्या होता है, मीन होता है ना, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर वन, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन लैम्डा जो है वो क्या हो गया, म्यू वन डैश, ये मेरा म्यू वन डैश आ गया। इसी तरह से क्या निकालना है, म्यू टू डैश निकालना है, क्योंकि वेरिएंस
वेरिएंस जो आपको जिसको लिखते हो सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश होल टू द पावर 2, जिसको आप लिखते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल टू द पावर 2। ये बार बार पढ़ा हुआ है हमारा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को म्यू टू डैश लिखते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को म्यू वन डैश लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको वेरिएंस को यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो म्यू टू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मतलब आर इक्वल टू कितना सेट करोगे, 2 सेट करोगे, तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, जिसको 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से वेरिएंस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आएगी। किसी को कोई डाउट इसमें, आगे चले। वेरिएंस समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ मीन और वेरिएंस हमें निकालना था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने निकाल लिया। ठीक है, आपका इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेंगे इसके लिए। एक आपका यहाँ पर ये चीज और दी हुई है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड डेविएशन यदि निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो वेरिएंस आपको गिवन है उस वेरिएंस का क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा रह जाएगा। ठीक है, मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं है, एक्स इज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, तो यहाँ पर हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है उसी की फॉर्म में उसने लिया हुआ है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एस प्लस टी अपॉन एस प्लस टी अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आपका एक्स एस जो लिया गया है, ये एस भी क्या एक्स जो होगा, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टी था, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इससे आपका क्या होगा, ग्रेटर देन ऑफ एस होगा। ठीक है, यहाँ आपका एक्स क्या था, लेस देन ग्रेटर देन था, आपका यहाँ x जो है ग्रेटर देन ऑफ s प्लस टी है। ठीक है, तो यहाँ x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन ऑफ s होगा। तो यहाँ दो कंडीशंस दी हुई है, ये वन कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ आपका हम डिपेंड ऑन t ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन ऑफ t लिखा जा सकता है, वेयर t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है क्या बेटा, ये कंडीशन होती है हमारी डिस्क्रीट के लिए। ठीक है, यहाँ हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यदि मान लीजिए कि आपके पास में कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो उसके लिए हमारे पास में यदि क्या हो कि x इज ग्रेटर देन k हो, तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन k है, मतलब लिमिट क्या हो जाएगी, k से लेके इनफाइनाइट हो जाएगी, f ऑफ x dx हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन यदि हम ले लें कि x इज ग्रेटर देन k है, तो मतलब k से शुरू होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, k रह जाएगा, k से क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये वाली कंडीशन दी गई है। f ऑफ x जो है ऑलरेडी गिवन है, उसी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा k, कोई कांस्टेंट वैल्यू वो हमें निकाल कर देगा। तो आपने एक कंडीशन ये ली थी कि x इज ग्रेटर देन s प्लस टी था, और एक कंडीशन थी आपके पास में ये, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। उसने ये डिवीजन वाला है आपका, ये आप लोगों को पढ़ाया था हमने फर्स्ट यूनिट में, हमने आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b, तो उसी की हेल्प से ये निकल कर आया है। ठीक है ना, तो वहां होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b, यदि दिया होता तो हम इससे लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये लिखा जाता था। तो जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी में एंड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसने ये वही चीज लिखी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से आपका वो फॉर्म बना दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। और यहाँ पर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एंड का साइन आ गया है, तो इसका मतलब हो गया x इज ऑलवेज ग्रेटर देन s प्लस टी। एंड का साइन है, मतलब कि टोटल आपको देखना है कि आपका कितना उसने रेंज दिया है, तो यहाँ रेंज कहाँ तक है, s प्लस टी तक आपके पास गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन s प्लस टी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे पुट करोगे तो ये आपको थोड़ा सा ये रिजल्ट याद होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो रिजल्ट है ना, ये यूज होगा, कैसे आया ये चीज आपको सिर्फ समझनी है, वहां नहीं पूछता है आपको, सिर्फ और सिर्फ वो आपको ये रिजल्ट यूज करवाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टाइम required to repair a machine is exponentially distributed with the parameter lambda equal to half। यहाँ lambda की वैल्यू दे दी है ना, यहाँ lambda वैल्यू दे दी है। उसने क्या क्या पूछा है, what is the probability that repair time exists
2 आवर्स, ठीक है। और सेकंड क्या दिया है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ रिपेयर्स टेक्स एटलीस्ट 10 आवर्स गिव दैट इट्स ड्यूरेशन एक्सीज 9 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से करना है, और ये मुझे किसकी हेल्प से करना है, ये मुझे आपका जो नॉर्मल फॉर्म है उसकी हेल्प से करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम एक्सीड का क्या मतलब हो गया, 2 आवर्स की आपका दिया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज जो है वो ग्रेटर देन कितना है, 2 मुझे गिवन है, मुझे इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो इट मीन्स मेरे पास में लिमिट क्या हो जाएगी, 2 टू इनफाइनाइट आपके पास हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स याद होना चाहिए क्या है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका होता है लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, और अदरवाइज 0 होता है। यहाँ पर आपका एक्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है, 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ फंक्शन की वैल्यू ये पुट करोगे और लैम्डा की जगह 1/2 पुट करोगे, तो 1/2 तो बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 2 टू इनफाइनाइट, यहाँ कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस x/2 dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देना, लिमिट पुट करोगे तो ई टू द पावर -1 आएगा। इसकी आपको कैलसी से कैलकुलेट करनी है वैल्यू, जब कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो वहां से वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0.3679। यही आ रही है क्या, अपना कैलसी से चेक कर लेना बेटा, यही आ रही है क्या। सेकंड देखो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अभी हमने आपसे बोला था कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पर उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ रिपेयर टेक्स एटलीस्ट 10 आवर्स। 10 आवर्स के लिए उसने कंडीशन दी है, मतलब कि उसने कहा है एक्स इज ग्रेटर देन 10, ये एस प्लस टी वाला जो टाइम है ना, वो उसने कितना दे दिया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे दिया है, ठीक है। एटलीस्ट 10 तो होना ही चाहिए, 10 से बड़ा भी हो सकता है। गिव दैट इज ड्यूरेशन एक्स इज 9 आवर्स, मतलब कि एक्स एस की वैल्यू जो है वो कितनी दे दी है, 9 दे दी है, तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, एंड वाली कंडीशन थी ना, तो यहाँ पर मेरे पास में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरा एक्स जो है वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन टी होना चाहिए ना, तो टी का मतलब हो गया इनके बीच का डिफरेंस, क्योंकि आपके पास क्या है, s प्लस टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, s इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो इनका डिफरेंस निकालोगे, t की वैल्यू निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, 1 आएगा क्या, यस मैम, आएगा ना। तो हम यहाँ यस से मैम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन t लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये होना चाहिए, तो मतलब t की वैल्यू निकालनी है, और t की वैल्यू कैसे निकालोगे, कंपेयर करके निकालोगे, क्योंकि यहाँ s प्लस टी की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी हुई है, और s की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है, ठीक है। तो दोनों का यहाँ s की वैल्यू पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर देना है। क्लियर है क्या बेटा, सेम क्वेश्चन है, नीचे जो क्वेश्चन दिया है वो भी एज इट इज सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और है जो हम थोड़ा सा देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर उसने वेरिएंस और मीन कैलकुलेट करवाया है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करवाया है, कहा है show that for exponential distribution give by dp equal to a e to the power minus x upon c dx where x is greater than equal to 0 है, मतलब कि 0 से लेके इनफाइनाइट है, c is greater than 0 being a constant, c क्या है, being a constant value है, ठीक है। the mean and standard deviation are each equal to c, अब हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी वो निकल कर आएगा। c मतलब उसने कह दिया है, तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मीन का मतलब हो गया म्यू आर, सॉरी आर की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी, मीन होता है ना, ये मेरी कितनी निकल कर आएगी, सी आएगी। और क्या आएगा, जो वेरिएंस है जिसको हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी निकल कर आएगी, सी निकल कर आएगी, ये हमें प्रूफ करना है। सी स्क्वायर हो गया, अच्छा वेरिएंस तो सी स्क्वायर आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना निकल कर आएगा, सी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास में फंक्शन दिया हुआ है ना डीपी, है ना, तो यहाँ से क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन, हाँ बोलो बेटा, एफ ऑफ एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया ये आपका ये दिया हुआ है डीपी, इंटीग्रेशन करोगे बोथ साइड, ये कितना आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ यदि इंटीग्रेट करते हो आपके पास में 0 टू इनफाइनाइट डीपी है, डीपी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे डीपी की वैल्यू कितनी है, 0 टू इनफाइनाइट हो गया। यहाँ डीपी की वैल्यू ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी dx दिया हुआ है। ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ से करोगे इसको तो a तो कांस्टेंट था, बाहर चला गया, लिमिट e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी आया, यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन सी, और यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 टू इनफाइनाइट इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से अपर लिमिट के लिए 0 होगा, लोअर लिमिट के लिए 1 होगी वैल्यू, तो प्लस हो गया विच इज इक्वल टू 1। तो c इक्वल टू कितना आएगा, a आएगा। ये देखिए c इक्वल, कुछ गलत कर गए क्या हम? अच्छा सी नो भी तो मैम। ऊपर जाएगा, हाँ सी भी ऊपर जाएगा बेटा, गलत कर गए हम, है ना। सी भी हमारा ऊपर जाएगा, यहाँ से जब इसको करोगे तो ये मेरा क्या देगा, ये मेरे को देगा सी ए देगा, सी ए देगा। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1 अपॉन ए निकल कर आएगी। ये देखिए ये आएगा ना, ऊपर चला जाएगा, ए तो मल्टीप्लाई में है ही, और 1 अपॉन सी को क्या, 1 अपॉन सी को क्या लिखोगे, सी जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू या सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 अपॉन ए आएगी। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है म्यू आर डैश विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर आर। तो एक्स टू द पावर आर डीपी हो जाएगा बाय द डेफिनेशन, एक्स की पावर आर एज इट इज रहेगा, डीपी की जगह जो दिया हुआ है वो हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पर एफ क्या करोगे, जैसे अभी किया था गामा वाला फॉर्मूला लगाना है, तो एक्स अपॉन सी को जो है वो यू ले लो, एक्स अपॉन सी की जगह क्या जाएगा, यू आएगा, तो ये ई टू द पावर माइनस यू तो आ ही जाएगा, ये ई टू द पावर माइनस यू आ गया, है ना। अब एक्स को रिप्लेस करोगे सी यू से, तो एक्स को रिप्लेस किया सी यू से, तो एक्स की पावर आर है, तो इधर भी पावर क्या होगी, आर होगी, तो सी टू द पावर आर बाहर चला जाएगा, यू टू द पावर आर रह गया, और ये डी यू आ गया, है ना। और डी एक्स अपॉन ये करोगे तो ये आपका सी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सी डी यू आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब इस यहाँ पर +1 और -1 करना, क्योंकि कितना होता है e टू द पावर माइनस यू और u टू द पावर n-1, तो ये -1 लाने के लिए हमें +-1 करना पड़ेगा, ये इस तरह से। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गामा r+1 में, जिसको हम फैक्टोरियल r लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है, म्यू आर डैश की वैल्यू है। तो यहाँ से r इक्वल टू 1 सेट करोगे तो म्यू 1 डैश आ जाएगा, r इक्वल टू 2 सेट करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश होल टू द पावर 2। तो यहाँ से 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर करोगे तो यहाँ से c स्क्वायर आएगा, और दोनों का यदि स्क्वायर रूट ले लेते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू कितना होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से कितना आ जाएगी वैल्यू, सी आ जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? नो नो मैम। मैम। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था वो था आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका टॉपिक था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो है कोरिलेशन। बेसिकली कोरिलेशन होता क्या है, क्यों निकाला जाता है कोरिलेशन, शुरू करें क्या बेटा? आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सब छोड़ के चले गए हो क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए बेटा, Yes, ma'am. कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है, कोरिलेशन ऐसा कुछ नहीं है। कोरिलेशन जो है वो आपके 2 और मोर देन 2 जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशंस हैं। जैसे मान लीजिए आप ही क्लासरूम ले लेते हैं, क्लासरूम में क्या होता है, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कि कुछ अपने दो बच्चों का ग्रुप होता है, कुछ 4 बच्चों का होता है, कुछ 10 बच्चों का ग्रुप होता है, ग्रुप बने होते हैं। हम ग्रुप बनाते क्यों हैं, जिनके साथ हमारे आचार विचार मिलते हैं, है ना। मतलब हमारा फ्रेंड्स, हम लोगों के बिहेवियर, हमें जो करना है उसका मतलब आदतें जो होती हैं, ब्लड रिलेशन नहीं है ये, ब्लड रिलेशन की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ क्लोज फ्रेंड्स होंगे, और कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स होंगे, है ना। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे आप बात नहीं करते होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आप पसंद नहीं करते हो कि वो क्लास में आ रहा है तो मैं नहीं आऊँ, ये वाली कंडीशंस भी होती होंगी। तो वो जो चीजें होती हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पे कुछ आपके कोरिलेशंस दिए हुए हैं, मतलब रिलेशंस निकाले गए हैं। जहां पर आपका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है,
आपके लिए एक तरह से वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो मेरा कैसा रिलेशन हो गया, वो मेरा हो गया है आपका नो रिलेशन वाली कंडीशन हो गई। वहां कोई रिलेशन आपका नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, है ना। तो क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ में आप उठना बैठना खाना पीना सारी चीजें शेयर करते हो, है ना। तो वो जो चीज होती है वो मेरा हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते कि वो मेरे सामने भी कभी पड़े, ऐसी वाली कंडीशन भी होती है ना, वो होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ब्लड रिलेशन जो होता है वो कैसा कोरिलेशन है, एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्लड रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो कहीं ना कहीं कभी कोई यदि मुसीबत में है तो हम उसके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, तो वो मेरा कहीं ना कहीं पॉजिटिव कोरिलेशन होता है ना। अब देखिए, अब इसे स्केल से हम समझते हैं, स्केल में क्या है, जैसे आपका ये r=0 की कंडीशन। अच्छा, कोरिलेशन को r या आर एक्स टी से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास में मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई जो है डिपेंड ऑन एक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स की जो डेटा होता है उस पर आपका ये डिपेंड करता है। इक्वेशंस होती है ना, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है उनके अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई कैलकुलेट करते चलते हैं, मतलब कि वो मेरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कोई ना कोई कोरिलेशन होता है, जो कि हम डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे आपके कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन में क्या होता है, जो हमारा नो रिलेशन वाली कंडीशन होती है, इसका मतलब हो गया कि आर की वैल्यू जो है वो क्या निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी। ठीक है, इधर मेरा आर पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। टोटल जो कोरिलेशन होता है ना, वो हमेशा आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा +-1 के बीच वेरी करती है, ये ध्यान रखना। यदि r=1 आ गया, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन वहीं पर आपका यदि रिलेशन जो है, जैसे यहाँ 0.5 ले लेते हैं, इन दोनों के मिडिल पॉइंट हो गया ये मेरा 0.5। यदि 0.5 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा एक रिलेशन तो है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 0.5 की तरफ जाते हो तो आप कहते हो कि ये मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग वाला कोरिलेशन है। लेकिन ये r=1 आते ही एक परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, r=1 पे परफेक्ट कोरिलेशन। सेम कंडीशन नेगेटिव वाले के लिए होती है कि 0.5 के लिए यदि -0.5 तक यदि वैल्यू जा रही है तो वो मेरा क्या देता है, आपको एक नेगेटिव कोरिलेशन देता है। लेकिन -0.5 से आपका अपर आपकी यदि वैल्यू है तो वो मेरे को कैसा देगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन देगा। और जैसे ही उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, -1 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 का मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया नेगेटिव। कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, कि आप उसे देख ही नहीं सकते, यदि देख लोगे तो उसको शूट आउट ही कर दोगे। ठीक है, शूट कर दोगे उसको। तो वो वाली कंडीशन आपकी होती है कि हाँ मुझे ये बंदा नहीं चाहिए मेरे सामने। तो वो वाली कंडीशन -1 होती है, जो कि आपका बहुत रेयर केसेस में आपको पाया जाता है। अदरवाइज आपकी ये वैल्यू जो है आपका -1 r <-1 वाली चीज भी होती है, लेकिन वो इनके बीच में ही वेरी करती है। जब आप ये r की वैल्यू निकालोगे और रिजल्ट आपके पास निकल कर आएगा, तो ये ध्यान रखना कि आपका कभी भी +1 और -1 से अपवर्ड आपकी वैल्यूज नहीं होगी। क्लियर है क्या बेटा, समझ में आ गई क्या चीज, ये समझ में आ गया क्या, कोरिलेशन समझ में आ गया क्या। यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जो हमने अभी आपको समझाया वो चीज आपकी है। यदि आपका कोई एक चीज इंक्रीज कर रही है तो वो दूसरा वाला भी इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ x है और यहाँ y है ना। तो मेरे पास में यदि ऑटोमेटिकली मेरे पास में इस तरह से यदि ग्राफ मिलेगा, इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, x को बढ़ाने पे y भी मेरा इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स मेरा क्या है, जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन देगा। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन। और वहीं पे मैं हम आपसे कहें कि मेरा x की वैल्यू चेंज करने पे y मेरा कुछ इस तरह से यदि ग्राफ दे रहा है तो वो मेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। लेकिन वहीं पर मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से बिखरा हुआ है कि वो किसी से कोई मतलब नहीं है ना। कभी x बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, उसमें भी y ऊपर नीचे कहीं कुछ है, किसी से कोई रिलेशन नहीं है, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो होता है वो मेरा कैसा होता है, नो रिलेशन वाली कंडीशंस होती है। ग्राफिकली समझ में आ गया बेटा, ग्राफिकली समझ में आ गया क्या। यस मैम।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यस मैम। है ना, ये थ्योरी लिखा हुआ है। अच्छा, कभी कभी लीनियर फॉर्म में भी होता है, लीनियर और नॉन लीनियर वाली कंडीशन भी होती है। लीनियर वाली कंडीशन ये है कि एक के साथ कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, यदि एक्स को कंटिन्यूअस बढ़ा रहे हो तो वो बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस यदि उसको इंक्रीज करने पे वो डिक्रीज हो रहा है, जो अभी हमने आपको समझाया। तो वो वाली कंडीशन जो होती है वो मेरी नॉन लीनियर कोरिलेशन और लीनियर कोरिलेशन के लिए इक्वेशन जो आपकी होगी वो लीनियर के लिए क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो जाएगी। और नॉन लीनियर के लिए जब इक्वेशन होगी तो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा पैराबोला की इक्वेशन कहलाती है। ये इक्वेशंस जो है वो मेरे आगे काम में आएगी जब हम कर्व फिटिंग पढ़ेंगे। ठीक है क्या, कर्व फिटिंग पढ़ेंगे तब लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये डॉटेड डायग्राम, ये स्कैटर जो है उसकी फॉर्म में आपका यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया फर्स्ट वाला आपका। ठीक है, ये आपका परफेक्ट कोरिलेशन हो गया। और ये आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है आपका, जिसमें आपका एक्स बढ़ने पे वाई भी आपका डिक्रीज हो रहा है। नो कोरिलेशन, जब जहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है आपका, कि आपके डॉटेड आपके ग्राफ में आपका एक्स पे कोई वाई एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है ना, तो ये वाली कंडीशन जो होंगी वो नेगेटिव आपका नो कोरिलेशन के लिए हो जाएगा। कर्व लीनियर और नॉन कर्व लीनियर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये वाला जो लास्ट वाला जो ग्राफ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं, ये आप डिस्कस ये पढ़ लेना, क्योंकि आपका 2 नंबर में वो पूछ सकता है कि आपके इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज तो ये है कि आपका रफली यदि हम इसको डायग्राम यदि डिनोट करते हैं तो उनके बीच के रिलेशनशिप से हम वेरिएबल्स से हम पता कर लेते हैं कि उसमें रिलेशन जो है रफली यदि आइडिया लग जाता है कि उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, और इसमें कोई आपके एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका एक एडवांटेज ही है। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स। तो यहाँ पे साइज पे भी कोई डिपेंड नहीं करेगा, मेरे को तो उसको रफली डायग्राम को बनाने के बाद मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि ये मेरे को पॉजिटिव दे रहा है या परफेक्ट पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव कोरिलेशन दे रहा है या नो कोरिलेशन दे रहा है। ठीक है, ये तो इसके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज में भी आपके पास में जो कंडीशन है, अब डिसएडवांटेज भी, जिस चीज के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, है ना। तो इसमें डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा, आपके डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सुटेबल इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो अब इसको यदि आप ऑब्जर्वेशन को यदि एक रफली आप आइडिया लेना चाहते हो तब तो इसका ये एडवांटेज है, लेकिन रफली नहीं लेकर के यदि आप इसे लार्ज डेटा आपको दे दिया जाए और उसको यदि ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो वो थोड़ा सा एक टिपिकल हो जाता है, तो वो उसके लिए डिसएडवांटेज वाली कंडीशन हो गई। एंड इट इज द अनेबल अस टू ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेट लाइन एंड लाइन ऑफ बेस्ट फिटिंग। बेस्ट फिटिंग हम इसी में आपका नेक्स्ट एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, इफ इट इज इफ सॉरी, थर्ड जो है इसमें इट इज ऑन, इसमें नेक्स्ट है आपका इट इज एनी रफ मेजर ऑफ कोरिलेशन वेयर द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नोन। तो इसमें आपको एग्जैक्ट यदि आपको कुछ चीजें यदि चाहिए तो वो हमें नहीं मिलती है, ये हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू मैम।